आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1971 के वॉर की बात करेंगे, फुल फ्लेजेड। मैंने इसमें बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। अगर आप और भी जो मैं लेता हूँ और भी लेक्चर्स को मिला ले तो कम से कम 25-30 है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ 1971 के वॉर की बात करेंगे, हीरोज़ की बात करेंगे। मैं डिजिटल बोर्ड पे आने वाला हूँ, आपको पता ही है। 18 मार्च से सब कुछ डिजिटली कैमरे के सामने मैं पढ़ाऊँगा, मज़ा आएगी। और आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। 50% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं यार। 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड बस आपको क्लिक करना है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, लाइक ज़्यादा होते हैं, कमेंट ज़्यादा होते हैं, तो अच्छा लगता है। और अप्रैल से हम रिक्रूटमेंट भी शुरू कर रहे हैं, तो बताएंगे, सारी जानकारी देंगे अगर आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं। वैसे तो आप सभी एक परिवार है, हमारा परिवार दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है, अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल हम 1971 के वॉर की बात करेंगे। मुझे इंस्टा पे अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। देखो, 1971 वॉर ये एक ऐसा वॉर है जिसके साम जो बहुत ही मतलब इतिहास का एक ऐसा वॉर है जिसने डायनेमिक्स बदल के रख दिए। क्योंकि दोस्तों, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक देश ने दूसरे देश को बना दिया। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखें तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। यहां पे ये वर्ल्ड मैप है, ये एक्चुअली कुछ यूरोप का ही होगा, इसीलिए यहां पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। आप वो छोड़िए, ये है भारत, ये है पाकिस्तान और ये है बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश को अलग कर दिया। ऐसा इवेंट था जिससे पूरी दुनिया ये मान गई कि भारत भी एक बहुत बड़ी पावर है। और वो तब जब पाकिस्तान को पूरा यूरोप, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। पूरी दुनिया पाकिस्तान को, अरब वर्ल्ड तो सपोर्ट कर ही रही थी, यूरोप अमेरिका भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना तो पाकिस्तान के साथ था ही। तो पाकिस्तान एक तरीके से कोल्ड वॉर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब डायनेमिक्स ही बदल चुके हैं। तो उस समय कंडीशन बहुत खराब थी। बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या बांग्लादेश के लोगों के साथ किया गया, आपकी रूह कांप जाएगी। अक्सर हम पाकिस्तान को एज अ विलन के रूप में देखते हैं। विलन तो था ही और है भी अभी भी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पाकिस्तान जब ये सब जेनोसाइड हो रहा था, बांग्लादेश में बलात्कार हो रहे थे। बांग्लादेश में जब ये वॉर हुआ, लगभग हर औरत के साथ बलात्कार किया गया, हर औरत के साथ। और इतना ब्रूटल था वो, तो पाकिस्तान के कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने भी इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान के आवाम भी इस मतलब एक ऐसा तबका था जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और पाकिस्तान के अंदर भी लोग कह रहे थे कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हायर अथॉरिटीज थी उन्होंने एक ना सुनी और पाकिस्तान ने बैंड बजा दिया। और उसके बाद भारत ने वो दौड़ा के मारा है। देखिए, भारत ने, हमारी इंदिरा गांधी ने, हमारे भारत ने, हमारे सैम मानेकशॉ ने वो हालत कर दी थी पाकिस्तान की कि एकदम बुरी तरीके से। पिछले अगले फिर कुछ सालों तक तो, कुछ सालों का बहुत सालों तक तो सोचा भी नहीं भारत की तरफ। पूरी आर्मी को तहस नहस कर दिया, नेवल बेसिस को तबाह कर दिया। अगर भारत चाहता तो उस समय पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर सकता था, पूरे पाकिस्तान पे। क्या आपको पता है, अगर उस समय भारत चाहता तो पूरा पाकिस्तान हमारे पास। देखिए, हम बैकग्राउंड समझते हैं, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा है। अब तो नहीं, पहले था। और अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब आ जाते हैं, है ना। तो अब दोस्तों ऐसा है कि 1947 में बंटवारा हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर की है, आप जरूर देखिएगा। 1947 में बंटवारा हुआ। इधर जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी वो एक देश बना, जैसे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान क्या, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इन सबसे मिलके बना है। तो यहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। और इधर, अरे यार किधर चला, ये बांग्लादेश जो है, भारत वैसे भी अपना सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। बांग्लादेश पहले बंगाल हुआ करता था, लेकिन बाद में जब 1947 में यहां पे एक पार्ट ऑफ बंगाल में मेजोरिटी थी मुस्लिमों की, तो वो अलग हो गए। तो अब ये दोनों मिलके पाकिस्तान बनाते थे। अब वैसे तो दोस्तों, बांग्लादेश हर चीज में, ये उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। क्या मेरा बार बार ये ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो यहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, पूरा फर्टाइल रीजन। तो भर भर के सारी चीजें पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान सब ले जाता था यहां से, जो भी अनाज उगता था। बांग्लादेश की इकोनॉमी आज भी बहुत बढ़िया है और बांग्लादेश की इकोनॉमी पे ही वेस्ट पाकिस्तान टिका हुआ था।
बहुत कुछ 70 से 80% तो एक्सपोर्ट होते थे यहां से, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बढ़िया थे, तो सब कुछ पाकिस्तान यहां से ले जाता था, लेकिन यहां के लोगों को ठेंगा देता था। यहां के लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, यहां के लोगों को दबाया जाता था। बजट का खाली 20 से 30% यहां के लोगों को भीख के तौर पे दिया जाता था। सब हद तो तब होगी जब 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उर्दू, एक धार्मिक राज्य है पाकिस्तान। अब आप ये बताइए मुझे कि एक देश, एक रीजन जो बहुत टाइम से एक लैंग्वेज बोल रहा है, आप उस पर लैंग्वेज थोप थोड़ी ना सकते। यहां पे तो इतिहास से बहुत पहले से ही बांग्ला बोली जाती है, कैसे उर्दू थोप सकते हो? सारी किताबें उर्दू में, सिलेबस उर्दू में। हालांकि 1956 में जब बहुत दंगे हुए, बहुत प्रोटेस्ट हुए, तब फाइनली इसको वापस लिया गया, लेकिन उर्दू थोप दी थी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सलूक था, और ये पाकिस्तान ने खुद भी माना है, पाकिस्तान का जो सलूक था आज के बांग्लादेश, मतलब उसके ईस्ट, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ही खराब था। यहां पे कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, दमनकारी नीतियां थी। सेकेंड क्लास सिटीजन मानते थे कि तुम्हारी औकात क्या है, क्या कर सकते हो तुम। जिस तरीके से भारत को ब्रिटिशर्स सेकेंड क्लास मानते थे ना, वैसे ही ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान का जो एटीट्यूड था वेस्ट पाकिस्तान का कि हम बहुत सुपीरियर है रेस में, हर चीज में, और तुम तो बंगाली हो, तुम्हारी क्या, तुम नीचे बैठो हमारे, ऐसा था। इतनी बुरी हालत थी, सेकेंड क्लास सिटीजन मानते थे, बहुत बुरी। अब दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1960 के बाद से। 1960 में फिर जब हद से ज्यादा बर्बरता हुई, तब एक लीडर का उदय होता है जिनको हम शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं ये, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई आवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी बना ली आवामी लीग। अब पार्टी वैसे तो कोई किसी की इतनी औकात नहीं थी कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो सके। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ी जान लीजिए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वैसे मैंने दोस्तों पूरी कवर की है, तो आपको इतना मतलब आप देखिएगा। तो अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में 1947 के बाद डेमोक्रेसी है, हालांकि धार्मिक राज्य था। 1957 में जनरल अयूब खान के पास सत्ता आ गई, मतलब डेमोक्रेसी चली नहीं ज्यादा। 1959 से लेकर 1969 तक के 10 साल किसने रूल किया? जनरल अयूब खान। इसी समय उदय होता है किसका? शेख मुजीबुर रहमान। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लेके आ गए और वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की मांग करने लगे। अब जब तक अयूब खान थे तब तक तो एक डिक्टेटरशिप थी, मार्शल लॉ लगा हुआ था, तब तो इलेक्शन आप भूल ही जाइए। लेकिन जैसे ही अयूब खान गए, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं 1970 में, 1970 में। 1970 का जो रिजल्ट आया दोस्तों, वहां से सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में शुरू हुई। 1970 पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो जिसके चेयरमैन थे, वो पीपीपी, और उसके बाद आवामी लीग, ये दो पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। अब दोस्तों, ये दो पार्टी एक दूसरे से कंपीट कर रही थी। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की आवामी लीग 160 सीटों से ज्यादा जीतेगी। 170 में से प्रोविंसेस की जो सीटें थी, देखिए दो लेवल पे चुनाव हुए थे, एक तो नेशनल लेवल पे और एक प्रोविंशियल लेवल पे। अगर प्रोविंशियल लेवल की बात करते हैं, देखिए बांग्लादेश एक स्टेट था, पाकिस्तान का एक राज्य था, तो यहां पे 170 में 168 सीटें, सारी सीटें जीत रही आवामी लीग में। और नेशनल लेवल में भी दोस्तों, नेशनल असेंबली में भी हम ये देखते हैं कि जो 300 सीटों से ज्यादा थी, उसमें भी आवामी लीग 160 से ज्यादा लेके आई। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, वो 81 सीटें लेके आई। तो कहने का मतलब है कि जिस देश को एक ठेगा नहीं दिया जा रहा था, अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के रास्ते से यह पार्टी, बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो गया। यानी कि अब पाकिस्तान की कमान बांग्लादेश के पास आ गई, शेख मुजीबुर रहमान के पास आ गई। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बात है ईगो की, कुछ भी हट करने का बेटा, मेरा ईगो नहीं हट करने का। उसके बाद दोस्तों वो हालत खराब हुई है। पाकिस्तान ने पहले तो काफी कोशिश की गई कि हम कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को यह भी ऑफर दिया गया कि कोलिशन गवर्नमेंट, लेकिन दोस्तों इससे कुछ हुआ नहीं। अयूब खान जा चुके थे, प्रेसिडेंट थे याहिया खान, याहिया खान आ चुके थे। भारत की मैं आपको लीडर्स दिखा देता हूं। भारत, ये है याहिया खान, ये उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। याहिया खान को लगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने,
जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनको जड़ से उखाड़ दो, खत्म कर दो पूरी तरीके से। तो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लीडर। और जैसे ही दोस्तों ये हुआ, तुरंत शेख मुजीबुर, देखिए पाकिस्तान में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया गया कि अवामी लीग ताकत में आ गई। तो याह्या खान ने सीधा ऑर्डर्स दिए कि खत्म कर दो। जनरल टिक्का खान को बुलाया गया, ए के नियाजी को बुलाया गया। उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे याह्या खान, भारत की प्रधानमंत्री जो मेन लीडर थी वो है इंदिरा गांधी। इन्होंने ऐसी बैंड बजाई है, कुछ भी कहो, इंदिरा गांधी नहीं, असली में पाकिस्तान की बैंड बजाई है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नूरुल हसन। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर थे और डिफेंस स्वर्ण सिंह। और इधर पाकिस्तान की बात करें तो जो चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल एएच खान, और डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम भारत के। हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल सैम मानेकशॉ। और जीओसी जो थे ईस्टर्न कमांड के जेएस अरोड़ा। मानेकशॉ और जेएस अरोड़ा ने ऐसी बैंड बजाई, और सगत सिंह, ये तीन, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, इन तीनों ने ऐसी बैंड बजाई है, वो टीम वर्क करके दिखाया है कि पाकिस्तान गया काम से। पाकिस्तान की तरफ जो मेन कमांडर थे ईस्टर्न कमांड के, वो थे जनरल ए के नियाजी। हालांकि चीफ ऑफ स्टाफ एएच खान थे, लेकिन ईस्टर्न कमांड पे जहां पे ये वॉर हो रहा था, वहां पे जो जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी। और जनरल टिक्का खान थे सेकंड कॉर्प्स के कमांडर। अब दोस्तों जनरल टिक्का खान को बुलाया और बोला कि इंसानों के टिक्के बनाना शुरू कर दो। दोस्तों ये फरवरी से शुरू हुआ कार्यक्रम जो है, जिसको ऑपरेशन सर्च लाइट बोला गया, जिसको बांग्लादेश जेनोसाइड भी बोला जाता है। एक एक करके पाकिस्तान की आर्मी ने, क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल पार्टी साथ थी, हम किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी जो कंट्रोल है वो बांग्लादेश के पास आ जाए। तो सारी याह्या खान ने सीधा ऑर्डर दिया कि इनको ऐसा सबक सिखाओ कि इनकी पुश्ते याद रखें। अब देखिए यहां पे शेर को किसका भय, पाकिस्तान को किसी का डर नहीं था, वो अपने आप को शेर समझ रहा था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। इधर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन ने तो दोस्तों, इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन से मिलने गई, रिचर्ड निक्सन ने तो साफ मना कर दिया, ऊपर से बहुत अभद्र भाषा का यूज किया। हालांकि सामने नहीं, उस समय जो हेनरी किसिंगर मेन सेक्रेटरी थे, ठीक है, अमेरिका के, और रिचर्ड निक्सन की जब कॉल रिकॉर्ड सामने आए, तो रिचर्ड निक्सन ने तो बहुत कुछ बोला था ना इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी से तो बहुत चिढ़ते थे रिचर्ड निक्सन। तो अमेरिका, यूरोप का, ब्रिटिश, सब सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि अरे हम तो शेर है, लेकिन अब ये शेर बिल्ली बनने वाला था। क्योंकि दोस्तों यहां पे भारत ने जब अपने पंजे, असली शेर ने जब अपने पंजे उठाए, काट के रख दिया। कैसे हुआ? क्या कि जब पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को भेजा, पाकिस्तान, याह्या खान ने बोला कि जाओ खत्म कर दो सबको, एक साइड से मारना शुरू करो। दो चीजें थी यहां पे, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की मिलिशिया रजाकार्स, जिनकी 35,000 की लगभग फोर्स थी। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस 3.5 लाख के करीब थी, और ये पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस बांग्लादेश गई। एक के बाद एक प्लेन्स उतरे, हेलीकॉप्टर्स उतरे, और वो बैंड बजानी शुरू की है दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी ने। और रजाकार, जो कि एकदम जाहिल, जो रजाकार से जो थे ना, ये हैदराबाद में जब 1947 ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ, तब यही रजाकार्स ने बहुत कत्लेआम मचाया था। ये रजाकार्स जो थे, इनको अपॉइंट किया गया था स्पेशली ताकि औरतों का ये बलात्कार करें, लूट खसोट करें और मारे सबको। ये मिलिशिया थी एक तरीके से। आदमियों को काटना शुरू किया, गांव गांव जाते, एक एक को निकालते, पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारते। ऐसा गांव के गांव जला दिए, पैसे, गहने, सब जेवर जवार सब लूट लिए। तो पद्मा रिवर थी ना, वो खून से लथपथ हो गई थी, इतनी बुरी हालत की थी। बलात्कार दोस्तों, ऐसा बोला जाता है, अगर न्यूट्रल सोर्सेस की बात करें, कि बांग्लादेश जेनोसाइड में 3 से 5 लाख लोगों को मारा गया था। ठीक है, 3 से 4 लाख औरतों का बलात्कार किया गया। अब दोस्तों, औरतों का बलात्कार एक वेपन की तरह यूज हुआ। सीधा ऑर्डर्स थे आर्मी को कि इनका मनोबल तोड़ दो, इनको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा ये सोचे भी ना ऐसा करने की। हर एक औरत को, मतलब जितने भी इसमें 9 साल की बच्ची से 70 साल की महिला तक शामिल थे। आप टेस्टिमनी सुनिए, आप किताबें पढ़िए, आपकी रूह कांप जाएगी। यहां पे पति के सामने बीवी का बलात्कार कर रहे हैं, बीवी के सामने पति को जान से काट दे रहे हैं,
बाप के सामने बेटी का बलात्कार कर रहे हैं। ऐसी खतरनाक टेस्टिमनीज है दोस्तों कि क्या बताएं। बहुत सारी महिलाएं तो प्रेग्नेंट हो गई। आपको बता दो, अनवांटेड बेबीज हो गए। जब ये वॉर खत्म हुआ, लाखों लाखों में अनवांटेड, उनके परिवार वाले उनको एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार। ये एक अलग ही चैप्टर है, इसकी हम बात करेंगे। ये बहुत ही दुखदाई चैप्टर है। ऐसा था। और पाकिस्तान का भी बदमाशी देखिए कि इसके बाद किसी को पाकिस्तान ने पनिश नहीं किया, किसी को भी, किसी जनरल पे कोई मुकदमा नहीं चलाया। इतनी बुरी हालत थी दोस्तों, इतनी बुरी। बच्चों को मारा, काटा, फैमिली के सामने फैमिली को मारा, उजाड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। भारत के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स रहते थे, जो हिंदू रहते थे, उनको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी। और एक साइड से जेनोसाइड, नरसंहार शुरू हुआ। और उसके बावजूद पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी। आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया इनको सपोर्ट कर रही थी। अब दोस्तों 1971 आता है, वॉर। मार्च में बांग्लादेश सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। यहां पे दोस्तों हजारों की, लाखों की तादाद में रिफ्यूजीज आना शुरू हो गए। ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, बंगाल हो गया, सब रिफ्यूजीज आना शुरू हो गए। तब यहां पे, अब उस समय टीवी तो था नहीं उस समय, खाली प्रिंट मीडिया था। तो जब इंदिरा गांधी को यह खबर लगी कि भैया ये क्या हो रहा है, और जब ये बीबीसी ने खबरें छापी कि भैया इधर पाकिस्तान जो है वो कत्लेआम मचाए हुए है, तब यहां पे इंदिरा गांधी का मूड खराब हुआ। और इंदिरा गांधी ने जब इतनी दर्दनाक कहानियां सुनी, तो इंदिरा गांधी ने तत्कालीन मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग में दोस्तों हमारे जो जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी, यहां पे सैम मानेकशॉ है, इंदिरा गांधी, स्वर्ण सिंह जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर। अब जगजीवन राम का सीधा कहना था कि देखिए मैम, हमको युद्ध छेड़ देना चाहिए। मार्च की, ये अप्रैल 1971 की घटना है। हमको युद्ध छेड़ देना चाहिए। हमको युद्ध में जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ये स्वर्ण सिंह, लगभग लगभग सब लोग, इंदिरा गांधी भी यही कह रही थी। सैम मानेकशॉ ने बोला नहीं, आप ऐसा मत करिए। सैम मानेकशॉ ने बोला कि अगर हम अभी बांग्लादेश में गए तो पहली बात तो मौसम बदलने वाला है बांग्लादेश का, और मॉनसून आने वाला है। तो मॉनसून में दोस्तों हालत खराब हो जाएगी। तो बारिश के मौसम में हमारे लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी हमारी फोर्सेस पूरे भारत में फैली हुई है, उनको एकत्र करना, इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल, अभी वक्त लगेगा। अगर आप अभी युद्ध में जाओगे तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, हो सकता है कैजुअलिटी ज्यादा हो जाए। तो इंदिरा गांधी ने बोला, वैसे सैम मानेकशॉ, आपको बता दूं, ये हैं सैम मानेकशॉ, मेरे हीरो रहे हैं। मैं सैम मानेकशॉ के अपना आइडल मानता हूं, क्योंकि इनसे बेहतरीन लीडर अंदर से इतने सौम्य थे, ये इतना गजब सेंस ऑफ ह्यूमर था, क्या बताऊं। सैम मानेकशॉ के ऊपर मूवी भी बन रही, मैंने बायोग्राफी भी कवर की है। और ये है ए के नियाजी, इनका मुंह इतना उतरा हुआ है। और ये है हमारे जे.एस. अरोड़ा, देख रहे हैं ना, एकदम सिख, 1.25 लाख से एक के लड़ावा, एकदम शान से चल रहा है, एकदम शेरों की तरह। और ये देखिए, इनको तो लग रहा है कि भैया मौत ही दे देते। और ये है सैम मानेकशॉ। तो सैम मानेकशॉ ने सीधा बोला कि देखिए मैम, ये होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो जितने भी वहां पे लोग थे वो बिफर गए, कह रहे ऐसे कैसे नहीं होगा, आप आर्मी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके युद्ध करो, ऐसे कैसे। देखिए हर कोई अपना पॉलिटिकल तो थोड़ा सा सोच ही रहा था कि इस युद्ध में अगर हम जाते हैं, अच्छा अब जाना जाएं भी आप कैसे। देखिए इंटरनेशनली तो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट था, और आप जाए, अब अगर आप पाकिस्तान पर डायरेक्ट युद्ध करेंगे तो आप एग्रेसर हो। एक्चुअली में यार आपका तो वॉर है नहीं, आपको क्या लेना देना। तो भारत वैसे चाहता था कि किसी तरीके से पाकिस्तान हम पे युद्ध कर दे, क्योंकि अगर भारत, क्योंकि आप भाई, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, पूरी दुनिया बोल रही थी, इसमें भारत को क्या लेना देना। तो अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने, सब कोई बेफर गया, कह रहे ऐसा कैसे कह रहे हो। तो फिर इंदिरा गांधी समझदार महिला थी, उन्होंने सबको बाहर भेजा और सैम मानेकशॉ से सीधा बात की कि देखिए बताओ सैम, क्या तुम चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि देखिए मैम, अभी बहुत मुश्किल है, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जगह हमारी होगी, वक्त हमारा होगा, और हम ऐसा वॉर करेंगे, ऐसी बैंड बजाएंगे, ऐसा खतरनाक तरीके से हमला करेंगे कि सब के सब पीछे हट जाएंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। पहली बात तो अभी हमको अपनी पूरी फोर्स को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। फिर दोस्तों, फिर अभी मौसम चेंज होने वाला है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पे। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम अपने हिसाब से इस वॉर को लड़ेंगे। सैम मानेकशॉ ने यह भी बोला कि अगर आपको लग रहा है
मेरी एडवाइस गलत है तो मैं अभी आपको त्याग पत्र दे दे रहा हूं। सैम मानेकशॉ एक समय इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि इंदिरा गांधी भी उनसे डरने लगी थी। इंदिरा गांधी को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सैम मानेकशॉ तख्ता पलट कर दे। तो पूछा भी था इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से, क्या तुम मेरा तख्ता पलट तो नहीं करोगे? तो सैम मानेकशॉ ने बोला कि मेरे लिए देश सबसे ऊपर है। तो इसीलिए सैम मानेकशॉ जो है वो इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर है। लेकिन आपको पता है सैम मानेकशॉ का अंत बहुत अच्छा नहीं हुआ। इतने बड़े लीडर की जब डेथ हुई ना दोस्तों, कोई पॉलिटिकल लीडर इनके बारे में कुछ नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि एक बार सैम मानेकशॉ ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। एक बार ऐसे ही, इनका ह्यूमर बहुत अच्छा था, बहुत विटी थे ये, हाजिर जवाब थे। तो एक बार सैम मानेकशॉ से ऐसे ही बोला कि एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि अगर मान लीजिए कि आप पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई कर रहे होते, क्योंकि सैम मानेकशॉ को ये ऑफर था ना, या तो जब बंटवारा हुआ ना तो सैम मानेकशॉ पाकिस्तान भी जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। भाई बंटवारे में बहुत सारे लोग इधर इधर से उधर आए। तो सैम मानेकशॉ ने बोला कि तो क्या हुआ, पाकिस्तान जीत जाता, ऐसे मजाक में बोला। अब ये बहुत इस पे पॉलिटिकल हो हल्ला हो गया। तो अब दोस्तों हुआ क्या कि इधर पाकिस्तान बर्बरता करते करे जा रहा है और इधर यहां पे इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ की बात मान ली। अब वक्त आगे बढ़ता है। दो तरीके थे हमारी आर्मी, आर्मी को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया गया और यह है मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी क्या था? बांग्लादेश ने एक अपनी फोर्स बनाई थी मुक्ति बाहिनी। मार्च 1971 में तुरंत शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, कराची में उनको रखा गया। और इधर मुक्ति बाहिनी एक्टिव थी जो कि एक तरीके की सीक्रेट फोर्स थी, है ना। तो यहां पे सैम मानेकशॉ ने बोला कि तब तक हम मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम इनडायरेक्टली इन पे वॉर करेंगे जब तक हम डायरेक्टली वॉर में नहीं कूद रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं, भारत के बेसिस देखिए, पाकिस्तान के आप देख सकते हैं, और ये मुक्ति बाहिनी, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि मुक्ति बाहिनी को भी ट्रेनिंग देना शुरू किया। मुक्ति बाहिनी को इंडियन आर्मी ट्रेन करती और उसके बाद वो बांग्लादेश में जाके पाकिस्तानी आर्मी से लड़ते और बहुत बहादुरी से लड़ते। काफी बेहतरीन काम किया है मुक्ति बाहिनी ने। तो अब जब वक्त आगे बढ़ा तो यहां पे दो चीजें थी। एक तो हमको अभी पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट करना था, दूसरी तरफ से इंदिरा गांधी डिप्लोमैटिक कोशिशें कर रही थी। तुरंत उन्होंने सितंबर में ही रशिया के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी साइन कर ली, फ्रेंडशिप ट्रीटी। और सोवियत ने सीधा बोल दिया कि अगर आपके ऊपर हमला होगा तो समझिए हमारे ऊपर हमला है। अमेरिका भी गए रिचर्ड निक्सन से मिलने, लेकिन रिचर्ड निक्सन ने साफ बोल दिया कि अगर आपने पाकिस्तान पे हमला किया तो अच्छा नहीं होगा। इधर ब्रिटिश भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो पाकिस्तान एक तरीके से उड़ रहा था कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। उसके बाद पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को जो भी वेपन्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स और जो टैंक्स जो भी थे, वो सब अमेरिका ने दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की लॉजिस्टिक जो थी वो इंडिया से थोड़ी सी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि मॉडर्नाइज्ड वेपन्स अमेरिका ने सप्लाई किए थे। लेकिन उसके बावजूद 13 दिन के अंदर अंदर ये युद्ध खत्म हो गया। अब दोस्तों जब कुछ ज्यादा हुआ नहीं, जब इंदिरा गांधी को ज्यादा हेल्प नहीं मिली डिप्लोमैटिकली, तो सोवियत तो वैसे भारत के साथ था ही। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने नवंबर में इंडियन एयरफील्ड पे हमला कर दिया। देखिए दो कमांड बनाए गए थे, एक था आपका वेस्टर्न कमांड। भारत ने बोला था कि देखिए यहां पाकिस्तान तो ये डायरेक्ट युद्ध कर नहीं रहा है, मतलब इधर हमारे ऊपर हमला कर नहीं रहा है, तो हम यहां पे डिफेंसिव रहेंगे और ईस्टर्न कमांड में ऑफेंसिव रहेंगे क्योंकि यहां पे मेन कत्लेआम हो रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पाकिस्तान ने यहां पे हमला कर दिया। हमारी जो चंडीगढ़ में एयरफील्ड थी, जो राजस्थान में एयरफील्ड, जम्मू एंड कश्मीर में, वो सब, आगरा में, वहां सब जगह हमला कर दिया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। अब पाकिस्तान इतनी बेवकूफी की, भारत यही तो चाहता था। एक बार पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत में घुसी, भारत ने बोला अब बैंड बजा देंगे। अब भारत एग्रेसर की तरह नहीं था। अब भारत ने बोला कि देखो भैया पाकिस्तान ने हमला किया, अब हम जवाब देंगे। बस फिर क्या, यहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने तीनों एक साथ मिलकर काम किया। देखो इंडियन आर्मी, ये युद्ध शुरू हुआ 3 दिसंबर और तब तक सैम मानेकशॉ ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर लिया था। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड की हम ये देखते हैं कि पूरी, मतलब यहां पे लीडरशिप तैयार हो गई थी और हमारी आर्मी एकदम तैयार थी, ठीक है। जनरल जीएस अरोड़ा जीओसी थे ईस्टर्न कमांड के, केपी चांडित वेस्टर्न कमांड के जीओसी थे, और जनरल परमिंदर, लेफ्टिनेंट जनरल परमिंदर सेंट्रल कमांड के जीओसी थे। अब यहां पे भारत ने पलटवार शुरू किया। भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस थी
लगभग 9 लाख के करीब थी, जिसमें मुक्ति बाहिनी भी 1,80,000 के करीब थे। और पाकिस्तान की जो आर्म्ड स्ट्रेंथ थी वो लगभग 3.5 लाख के करीब थी, जिसमें रजाकार्स लगभग 35,000 थे। अब आप देखिए कि हुआ क्या। इंडियन आर्मी ने तो बैंड बजानी शुरू कर दी। यहां पे सबसे कमाल काम किया है नेवी ने। अब दोस्तों, इंडियन नेवी जो थी, इंडियन नेवी ने सिर्फ एक बात बोली। एसएम नंदा थे एडमिरल, उन्होंने बोला कि देखिए, जिस तरीके से 1965 में हमारे हाथ बांध दिए गए थे, इस बार तो ऐसा नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने बोला बैंड बजा दो। इधर एसएम नंदा निकले अपनी आर्मी। उससे पहले दोस्तों, जब 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ, तो हम ये देखते हैं कि बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई। बैटल ऑफ लोंगेवाला राजस्थान में पड़ता है। लोंगेवाला, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, वो इसी पे ही बेस्ड है। अच्छा, मुझे चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो बैटल ऑफ लोंगेवाला के लीडर थे, जिनका रोल सनी देओल ने भी प्ले किया है, वो कौन थे, उनका नाम बताइए। शानदार वो हीरो रहे इस वॉर के। उनकी 120 जवानों ने बैंड बजा दी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान और इंडिया में एक दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान की नेवी आर्मी रात को फाइट नहीं कर सकती, मतलब जो उनकी एयरफोर्स थी। और भारत के साथ भी सेम चीज थी। भारत की भी एयरफोर्स, हंटर विमान थे भारत के पास, वो रात को फाइट नहीं कर सकते थे। तो यहां पे इंडिया के 120 जवानों ने जो पाकिस्तान की आर्मी को रोक के रखा है ना। और उसके बाद फिर हमारी एयरफोर्स ने जो पलटवार किया है सुबह, पाकिस्तान की आर्मी निस्तना नाबूद हो गई। फिर हम देखते हैं दोस्तों 4 दिसंबर को हमारे नेवल शिप्स निकले। 2 ऑपरेशंस की यहां पे बात करूंगा, 3 ऑपरेशन की। एक तो है पीएनएस गाजी। तो भारत ने एक चाल चली। भारत ने क्या किया, देखिए, आईएनएस विक्रांत को छुपा दिया और यह खबर फैला दी कि विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत है। जासूसों के द्वारा पाकिस्तान में खबर फैला दी। इस पे बहुत बेहतरीन मूवी बनी, ऑपरेशन गाजी। ऐसे ही एक मूवी, बहुत देखिएगा आप उसको, उसमें राणा दुग्गुबट्टी और मैं भूल गया हूं, मैंने देखी है, लेकिन वो बहुत बेहतरीन मूवी है। तो यहां से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को लगा कि ये विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत है, बल्कि आईएनएस विक्रांत को छुपा दिया गया था। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि पाकिस्तान को इतनी जल्दी लग गया, और ऐसा क्यों बोला कि विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत? इसका रीजन ये है क्योंकि आईएनएस विक्रांत तबाही मचा रहा था। आईएनएस विक्रांत ने पहले तो बांग्लादेश के जितने इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को, उनको तबाह कर दिया, जिनके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा था। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जिसके ऊपर से एयरफोर्स के जहाज जाएंगे, एक के बाद एक ऊपर से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट आते। ये बे ऑफ बंगाल में आईएनएस विक्रांत खड़ा हुआ, और यहां से हम देखते हैं कि इंडियन एयरक्राफ्ट जो हैं भयंकर तरीके से बांग्लादेश में तबाही मचा रहे थे, आईएनएस विक्रांत से जा रहे थे। तो पाकिस्तान को पता था कि आईएनएस विक्रांत को खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना ये तो बहुत जल्दी खत्म कर देगा हमको। तो अब पाकिस्तान ने आईएनएस विक्रांत को जब खत्म करने की कोशिश की, तो भारत ने पहले आईएनएस विक्रांत को छुपा दिया और बोला कि नहीं नहीं, ये तो विशाखापट्टनम में है। लेकिन विशाखापट्टनम ऐसा बोला क्यों? क्योंकि पीएनएस गाजी को सिर्फ और सिर्फ एक ही जहाज मार सकता था, वो था आईएनएस राजपूत। तो आईएनएस राजपूत जो था वो विशाखापट्टनम में था, और जैसे ही पीएनएस गाजी आया, ऐसी बैंड बजाई आईएनएस राजपूत ने कि पीएनएस गाजी वहीं ध्वस्त हो गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमरीन पनडुब्बी थी पीएनएस गाजी, खत्म। उसी दिन दोस्तों 4 दिसंबर को ही एक और ऑपरेशन लॉन्च। पैरेलली 2 चीजें चल रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं पीएनएस गाजी गया, उसी वक्त रात में इंडियन नेवी ने रात में हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी रात में नहीं लड़ सकती थी। पाकिस्तान की नेवल फोर्स, वो उनके पास वॉरफेयर टेक्निक्स नहीं थी जो रात में वार कर पाए। तो इधर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर को पूरा बर्बाद कर दिया। इंडियन एयरफोर्स निकली, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, ये 2 साथ में ऑपरेशन चलाई। कराची एयरफोर्स को, कराची पोर्ट को, कराची, मैंने शायद एयरपोर्ट बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी, कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कराची पाकिस्तान की लाइफलाइन, क्योंकि जितने भी शिप्स, एयरक्राफ्ट सब कराची से ही तेल भरवाते थे। बंदरगाह को, ऑयल्स को, सब कुछ तबाह कर दिया। समझ लीजिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो गई कराची के तबाह होने से। कराची गया, इंडियन नेवी ने अपना काम कर दिया। अब उसके बाद इंडियन आर्मी की बारी थी। इधर मुक्ति बाहिनी ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानी आर्मी को मार रही थी। अभी तक तो पाकिस्तानी आर्मी अत्याचार कर रही थी, लेकिन अब मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी की बारी थी। अब इंडियन आर्मी ने बैंड बजाना शुरू कर दी। 12 दिसंबर दोस्तों आते आते पाकिस्तान के ज्यादातर हथियार खत्म हो गए थे, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। 12 दिसंबर आते आते यह खबर फैल गई पाकिस्तान में कि इंडियन आर्मी जो है वो बांग्लादेश में
उतर रही है, एयर ड्रॉपिंग हो रही है और 5 से 6 हजार सैनिक है। पाकिस्तान की आर्मी की हवा टाइट हो गई। साथ ही साथ यहां बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। भाई, पाकिस्तान ने अपने गवर्नर को भेजा था ना यहां पे, बांग्लादेश के गवर्नर के घर पे ही हमला, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर के घर पे हमला कर दिया। तो पाकिस्तान ये समझ गया कि अब कोई चारा नहीं है। इंडियन आर्मी ने अल्टीमेटम दिया, 1-2 घंटे का वक्त दिया कि पाकिस्तान ऐसा है कि देखो, अगर तुम नहीं माने तो ये समझ लो कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आखिरी अल्टीमेटम है, तुम्हारे पास कुछ बचा है नहीं, अब लड़ पाओगे नहीं। तो इतना समझ लो कि अगर अब तुम नहीं माने तो गए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान उस समय नहीं मानता तो भारत पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेती, वो भी 1-2 दिन में, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आर्मी खत्म हो गई थी। तब हम ये ऐतिहासिक फोटो देखते हैं जब ए नियाजी सरेंडर किए। एक और चीज हुई थी दोस्तों, जब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने इतने ताबड़तोड़ हमले किए तो पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, अमेरिका से गुहार लगा कि आप कुछ हमारे लिए करो। अमेरिका ने बोला कि हम बिल्कुल तुम्हारे लिए करेंगे। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में इस युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध विराम करने के लिए गुहार लगा दी। और यहां पे अगर मतलब एक तरीके से पाकिस्तान की मदद करने के लिए भी गुहार थी। इंडियन एग्रेसर ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, रशिया, भारत और सोवियत ने, उस समय सोवियत था, इंडिया और सोवियत ने ट्रीटी साइन की थी ना, फ्रेंडशिप ट्रीटी, सोवियत ने वीटो कर दिया। अब यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है कि अगर कोई भी देश, 5 परमानेंट मेंबर है, एक भी वीटो कर दे, मतलब प्रस्ताव में मंजूरी ना दे, तो पूरा प्रस्ताव ही रद्द हो जाता है। सोवियत ने भारत से दोस्ती निभाई, ये प्रस्ताव खत्म। अमेरिका के रिचर्ड निक्सन ने बोला, परेशान मत हो पाकिस्तान, परेशान मत हो याहिया खान, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका ने अपना एंटरप्राइज कैरियर भेज दिया, 60वां जंगी बेड़ा भेज दिया। भारत ने देखा कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने आ रहा है, तो ट्रीटी की कसम देते हुए सोवियत से मदद मांगे, और सोवियत ने अपने जंगी बेड़े भेज दिए। खत्म खेल। भारत पे हमला करोगे तो सोवियत पे हमला माना जाएगा। अमेरिका थोड़ा सा डर गया। इधर ब्रिटिशर ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भेज दिया था। तो यहां पे यूरोप ने पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाई। मतलब भारत पूरी दुनिया पे भारी पड़ गया था अकेले। फिर दोस्तों खेल खत्म। इंटरनेशनली हेल्प नहीं मिल पाई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी की बैंड बजी हुई थी। और अल्टीमेटली हम देखते हैं 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। और ये पाकिस्तान की, ये सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीर है। ये हैं ए नियाजी और ये हैं JS अरोड़ा। भारत का सर गर्व से ऊंचा और पाकिस्तान का शर्म से नीचा। 93,000 सैनिकों को हमने अपने कब्जे में ले लिया। अब अगर सोच, पाकिस्तान की पूरी कमर तोड़ दी और 93,000 सैनिक हमारे पास थे। फिर शिमला एग्रीमेंट साइन होता है दोस्तों 1 साल बाद, और उसके बाद फिर जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए। और शिमला एग्रीमेंट के तहत हमने सारी शर्तें मनवा ली पाकिस्तान से। लेकिन दोस्तों, जितने भी सैनिक हमारे पास थे पाकिस्तान के, हम सबने उसको, मतलब हमने उन सबको वापस कर दिया। तो 1971 वॉर का एंड ऐसे हुआ। 16 दिसंबर को ये वॉर खत्म हुआ। बधाई हो, बांग्लादेश हुआ। शेख मुजीबुर रहमान इस नए देश के लीडर बने। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, बाद में शेख मुजीबुर रहमान ने भी वही किया जो पाकिस्तान करते थे, जो पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी। बाद में शेख मुजीबुर रहमान ने भी अपनी जनता पे वही किया। और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को भी असैसिनेट किया गया। फिर बांग्लादेश में काफी लंबा वक्त चला जब वहां पे डिक्टेटरशिप रही, और फिर अभी डेमोक्रेसी है बांग्लादेश में। ठीक है, चलो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। तो ये लेक्चर था दोस्तों 1971 वॉर पे। मजा आई कि नहीं तो शेयर कर दो फटाक से, चैनल को सब्सक्राइब करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।